हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज एक नए वीडियो के साथ, और आज हम क्लास 12th और क्लास 10th दोनों का एक कॉमन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास में आपका यही चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के नाम पे है। 12th में यही चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम पे है एंड वेरिएशन के नाम पे है। दोनों का जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट है वो सेम है। 10th में आपको स्टार्टिंग में हेरिडिटी पढ़ाई जाती है, फिर इवोल्यूशन पढ़ाया जाता है। सेम 12th में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी सेम आपको वही जो 10th वाला है वही चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। अब क्योंकि 12th है तो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, कॉइलिंग सब क्या है वो थोड़ा सा और डिटेल कर दिया जाता है। बाकी स्टार्टिंग के पोर्शन दोनों सेम है। तो स्टार्टिंग के पोर्शन आप 10th और 12th का अगर दोनों क्लास में से किसी की भी होंगे, आपके भाई बहन जो भी होंगे, तो उतना पोर्शन आपके दोनों के लिए क्लास के लिए कॉमन है। ठीक, तो आज का जो चैप्टर है, चलिए चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन या हेरिडिटी क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखो इसको बायोलॉजी की जिस ब्रांच में रखा गया है वो होता है आपका जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स क्या होता है वो अभी आपको बाद में बता देंगे डिटेल में। पहले आप कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो उस क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए ही आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कि रीजन क्या है कि ये एक बार 10th में भी आपको वही पढ़ाया गया, फिर एक बार आपको 12th में भी वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कि सेम चैप्टर दोनों साल पढ़ाया जा रहा है, उसका पीछे का कारण है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक लॉयन लेते हैं, ठीक है, तो लॉयन, अगर आप एक लॉयन पेरेंट्स लेते हैं और इसका जो संतान होगा वो भी किसी की तरह दिखेगा, अपने पेरेंट्स की तरह, मतलब इसका जो चाइल्ड होगा, इसका जो बच्चा होगा वो इसी की तरह दिखेगा। अब अगर आप ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे आप लॉयन ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो एक ऑर्गेनिज्म ठीक उसी की तरह ही दिखता है। अभी रीजन क्या है कि अगर हम जैसे हम दिख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी वैसे ही दिखते हैं भाई, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ होता है, हमारे गार्जियन के पास भी वही सेम होता है। तो रीजन क्या होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो उनके पास था वही सेम हमारे पास भी है। तो इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। क्यों हमारा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, हमारी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो किसी और की तरह क्यों नहीं होती, किसी और जानवर की तरह क्यों नहीं अपीयर होता है, हमारे गार्जियन की तरह ही सेम क्यों होता है। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए ये चैप्टर आया था कि माता पिता से कैरेक्टर को बच्चे में लेकर कौन गया और कैसे गया। ये 2 सवाल था, माता पिता से बच्चे में कैरेक्टर कौन गया लेकर और कैसे गया लेकर। इसी 2 सवाल का जवाब आपको इस चैप्टर में देने हैं। ठीक, इसीलिए ये चैप्टर आपको 10th में भी और एक बार 12th में भी दोनों साल पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो आप ये रखिए कि ये हो गए आपके पेरेंट्स, और इस चैप्टर में हम जो इनकी संतान बनेगी उस संतान को हम या तो ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, या किताबें उसको ऑफस्प्रिंग बोलती हैं या किताबें उसको प्रोजेनी बोलती हैं। तो ये दोनों चीजें आप बच्चे उनके संतान के लिए या उनके चाइल्ड के लिए आप बोलेंगे, या तो आप ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या तो आप प्रोजेनी बोलेंगे। ठीक, चलिए, तो पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर जो होते हैं सिमिलर ही जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। सिमिलर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सिमिलर कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स का फिजिकल अपीयरेंस होगा, उनकी जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी होगी वही सेम टू सेम आपके पास। भाई आपके माता पिता के पास 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख यही सब सेम था, आपके बच्चे के पास या आपके पास भी सेम वही फिजिकल अपीयरेंस है जो आपके माता पिता के पास है। तो अगर इनहेरिटेंस, अब आता है एक नया टर्म, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, यानी बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। माता पिता से जब समान कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं हेरिडिटी, जो कि 10th में आपका चैप्टर ही यही है, हेरिडिटी। यानी 10th में आपको क्या पढ़ाया जाता है, सिमिलर कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, डेट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड पोर्शन आता है आपका कि इनहेरिटेंस ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर। डिसिमिलर कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है, सोचिए। डिसिमिलर कैरेक्टर मतलब क्या होता है? वो सभी कैरेक्टर जो आपके माता पिता से आपके नहीं मिलते। जैसे आपका एग्जैक्ट
फेस नहीं मिलता है, आपकी एग्जैक्ट हाइट नहीं मिलती है, आपकी एग्जैक्ट कलर नहीं मिलते हैं, बाल किसी के घुंघरारे, किसी के स्ट्रेट, आंखों की पुतलियां नहीं मिलती हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं ये डिसिमिलर होते हैं, ये आपके गार्जियन से आपको नहीं मिलेंगे, ये डिसिमिलर होते हैं। इसको बोलते हैं हम वेरिएशन, ठीक है। और जब आपके पास किसी भी लिविंग के पास अगर वेरिएशन होता है, ठीक है, यहां देखिए, अगर वेरिएशन होता है तो वेरिएशन होने से इवोल्यूशन का कॉज होता है, ठीक है। अगर वेरिएशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा। भाई पहले हम आदिवासी थे, बंदर ही थे, धीरे धीरे वेरिएशन आया, वेरिएशन आते 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 हम इवॉल्व करते 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 आज हम इंसान बन गए। तो वेरिएशन इवोल्यूशन, वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आता है। मतलब एक कह सकते हो कि इवोल्यूशन का एक स्टेप होता है वेरिएशन। अगर इवोल्यूशन चाहिए तो वेरिएशन आपको करना पड़ेगा। इसीलिए 10th में चैप्टर नाम रखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का मतलब आपको वेरिएशन लाना पड़ेगा, बिना वेरिएशन के आप इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो क्या बताया कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, बच्चे को ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं। पेरेंट्स से जब सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर। पेरेंट्स से सब डिसिमिलर कैरेक्टर होते हैं, डिसिमिलर का मतलब होता है वो सभी जो कैरेक्टर आपके पास नहीं मिलते हैं, फेस का मिलना, एग्जैक्ट हाइट होना, कलर मैच होना, ये सब नहीं, ब्लड ग्रुप डिसमैच नहीं होता है, बहुतों का होता है, बहुतों का नहीं होता है। तो ये सब जो डिसिमिलर है इनको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक। अब अगर हम, क्योंकि हम दोनों ब्रांचेस को तो अलग अलग पढ़ेंगे नहीं कि सिमिलर कैरेक्टर का अलग बुक बनाए, डिसिमिलर की हम एक अलग ब्रांच बनाए या अलग किताब बनाए, तो हम क्या बोलते हैं, जब हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ मिला के हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कैसे डिफाइन करते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हेरिडिटी मतलब सिमिलर कैरेक्टर की स्टडी और वेरिएशन डिसिमिलर कैरेक्टर की स्टडी जब हम एक साथ करते हैं बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, उसी ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अब आप अलग अलग बोलने की बजाय कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इनको अलग अलग बोलने की बजाय आप सिंगल बोलिए, जेनेटिक्स, ठीक। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे 12th में जो चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अभी नाम क्यों पड़ा ऐसा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या बताया, ट्रांसफर। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसफर किसने किया, कौन है इसके पीछे। अब कुछ चीजें ट्रांसफर हुई होंगी, कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं हुई होंगी, तो उनके ट्रांसफर ना होने या होने से ही क्या क्रिएट होगा, एक वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। भाई कुछ चीजें ट्रांसफर हुई होंगी, जो सिमिलर वाली हुई होंगी वो हेरिडिटी में आ जाएंगी, अब अगर जो नहीं हुई होंगी वो आपका वेरिएशन में आ जाएगा। तो इसीलिए चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन रखा है, ठीक। इसको नोट करना हो, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा एक बात और, दोनों क्लास में इसके पहले भी एक चैप्टर है, 10th में भी इसके पहले एक चैप्टर था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहले ये था। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी आपका पूरा चैप्टर ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सीक्वेंस देख रहे हो एनसीईआरटी का कि किसके बाद किसको देना है चैप्टर, ये वो अच्छे से जान रही है कि पहले आप ऑर्गेनिज्म को पैदा करिए। उन्होंने क्या किया, पहले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराया है, पहले पैदा कराया, फिर सवाल ये उठा कि ये वाला इसी की तरह क्यों दिख रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है। भाई अगर कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ते की तरह क्यों दिख रहा है, शेर का बच्चा है तो शेर की तरह, तो प्रोड्यूस तो कर लिए, अब ये दिख उसी की तरह क्यों रहा है। तो फिर उस सवाल का जवाब ये चैप्टर देती है, ठीक है, ठीक। तो आई थिंक ये हो गया होगा। अब जैसे पिछला चैप्टर जो है आपका वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यह है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें क्या आता है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। अब अगर रिप्रोडक्शन को आप ध्यान से देखिए तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब सबको क्लियर होगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, और री का मतलब फिर से बोल सकते हैं, मतलब फिर से बनाना। अभी किसको बनाना, भाई किसी भी चीज को अगर आप फिर से बना रहे होंगे तो उसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि यहां ऑर्गेनिज्म को बनाना है, यानी कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है, इसको हम एज अ ट्रीट कर रहे हैं यहां पेरेंट्स की तरह, ठीक।
अब इस पेरेंट्स ने एक ऑफस्प्रिंग बनाया बी, यानी हम बोल सकते हैं अपना संतान, अपना बच्चा बनाया, चाइल्ड, जिसको हम बोल रहे हैं बी, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा, जो भी इनकी मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम उन्हीं की तरह दिखेगा, ठीक। अब पेरेंट्स ने अपनी ही तरह एक अलग से संतान को, एक अलग से चाइल्ड को पैदा किया, मतलब जैसे खुद था ऑलमोस्ट सिमिलर की तरह उसने खुद एक और ऑर्गेनिज्म को पैदा किया, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है जो सिमिलर होता है सेम उसी की तरह, जैसे वो रहेगा सिमिलर, कॉन्ग्रेंस, सेम, डिफर होती है चीजें, ठीक है। जैसे 10th में 12th में हो तो 10th में तो चैप्टर ट्रायंगल पढ़ा ही होगा, वहां 2 चैप्टर जो 10th में होंगे वो उन्होंने चैप्टर पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे। एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा बायो में मैथ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। देखिए, बोला जाता था वहां पे कि जो कॉन्ग्रेस ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब ऑल कॉन्ग्रेस ट्रायंगल आर सिमिलर, लेकिन जितने सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंस नहीं होते हैं। ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंस बट ऑल कॉन्ग्रेंस आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है बस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उनकी सेम रहेगी, बट उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगी, ठीक है। तो बच्चा देखने में तो माता पिता की जैसा ही रहेगा कि हाँ भाई उनके पास 2 हाथ, 2 पांव, 2 कान, जैसे जो सब था, एक फिजिकल अपीयरेंस लगेगा कि हाँ ये एक इंसान का बच्चा है या एक जानवर का बच्चा, वो सब फिजिकल अपीयरेंस सेम रहेगा, लेकिन उसकी हाइट, कलर, बिहेवियर, नेचर, बाल का, ये सब जो है ये डिफर कर जाएगा। तो वही बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर होगा इसकी तरह, जैसे ही वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वही सेम इनकी भी मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बाकी रिप्रोडक्शन का चैप्टर का वीडियो आपको बाद बता देंगे, बट अभी एक नॉर्मल इंट्रो देना था तो सो मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद ये कुछ और इंफॉर्मेशन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। पूरा नाम याद रखना हो तो पूरा याद रखिए, अगर आधा ही रखना हो तो आप सिर्फ मेंडल ही याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अभी सवाल उठता है कि मेंडल ही क्यों बने जेनेटिक्स के फादर, तो वो भी आपको कुछ दिनों में, कुछ 1-2 बाद वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्यों मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर कहा गया। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल से ज्यादा काम किया था, कम नहीं किया था, बट इनको ही क्यों मिला तो वो आपको पता चल जाएगा, बाद में बता देंगे, ठीक। तो अभी याद कर लीजिए या लिख लीजिए जहां आप नोट कर रहे होंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जैसे ये तो आपका जब जेनेटिक्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था तब ये दिए थे, बाद में चलने के बाद जेनेटिक्स जब और थोड़ी मॉडिफाई हुई, कुछ चीजें मेंडल से छूट गई होंगी, उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया होगा, तो उसके बाद भी कुछ चीजें एक्सप्लेन हुई होंगी जेनेटिक्स में। तो जो मॉडर्न जेनेटिक्स थे उसके फादर आपके बेटसन थे, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो जेनेटिक्स शब्द है, ये जो आप जेनेटिक्स बोल रहे हैं, ये जेनेटिक्स शब्द को भी बेटसन ने ही दिया था, ठीक। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, इन दोनों को मिला के हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को मिला के हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन होते हैं, और ये जेनेटिक्स शब्द भी बेटसन ने दिया था, ठीक है। ये जो टर्म है कि जेनेटिक्स टर्म, ये बेटसन ने ही दिया था, ठीक। तो इतनी चीजें इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। जैसे बचपन में लिखते समय आपको ABCD पढ़ाया गया होगा, पहले ABCD पढ़े, तब वर्ड बनाना सीखे, फिर पूरा सेंटेंस, फिर पूरा वर्ड, फिर पूरी डायरी बना के पूरा पेज पढ़े, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने पहले नंबर सीखा, 1 2 3 4 5 सीखा, पूरी आराम से गिनती सीखी, फिर टेबल किया, टेबल नहीं याद करते थे तो बहुत मार पड़ती थी बचपन में, मुझे पड़ती थी,
ठीक। तो आपने नंबर सीखा, उसका टेबल सीखा, फिर आपने बड़े हुए तो आप फिर टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मल्टीप्लाई किया, फिर एक बेसिक चीज़ है। तो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आप उसका बेसिक सीखते हैं। साइकिल चलाना होता है तो पहले आप बेसिक सीखते हैं, हाँ ये हैंडल है, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, ब्रेक मारेंगे, पेडल, तो एक बेसिक चीज़ें आप हर चीज़ में सीखते हैं, ठीक। तो वैसे ही इस चैप्टर को सीखने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, उन एक एक टर्म के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। जब वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तभी आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। टर्म की क्लियरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी टर्म की आपको अच्छे से है तो आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए, अब आपके पास कौन कौन से टर्म है वो हम पहले बता दे रहे हैं, फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, ये कुछ टर्म है आपके पास जो आपको आने चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 22 टर्म है, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ दो का जोड़ा बना दिया है, वैसे आप देखेंगे तो 22, 23, 24, 25, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 22 टर्म का नॉलेज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस आपसे लैंग्वेज में पूछे जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, इनमें से बहुत से बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा बट उनको समझ में नहीं आया होगा, वो उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, ए प्योर होमोजाइगस टॉर प्लांट क्रॉस विथ अनदर डॉर्फ प्लांट एंड क्रॉसिंग रिजल्ट, मतलब कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन में वो काफी दे देता है कि सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, आपका प्योर लाइन सिलेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन के वर्ड सब क्लियर ही नहीं होंगे, टर्म ही नहीं क्लियर होगा तो आंसर दोगे कैसे। तो ये सारे टर्म अप्रॉक्सीमेटली मैंने छांट लिए हैं कि जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लाइन से ये कुछ टर्म है, इनको पहले आप चाहिए एक पेज पे कहीं नोट कर लीजिए, जैसे है। नोट करने के बाद आप इसको जब मैं समझा दूंगा बाद में एक बार फिर आप जनरली एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन में आप रखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। पहला है आपका क्रोमोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। फिर जीन, एलिल, कैरेक्टर एंड ट्रेट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव, जीनोम, जीन पूल, सेल्फिंग, क्रॉसिंग, ठीक। उसके बाद है आपका प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिड, हेट्रोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक। कम से कम इतने टर्म का क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक। अगर इतने टर्म की क्लियरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर चैप्टर में कोई और प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्रोमोसोम से। क्या होता है क्रोमोसोम, कैसे डिफाइन करोगे क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम से पहले अगर थोड़ा सा और पहले जाए तो 11th में जो 12th वाले हैं उन्होंने 11th में सेल साइकिल नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, सेल साइकिल नाम का वहां चैप्टर पढ़े होंगे। वहां आपको कुछ कुछ बताया गया होगा, लेकिन नहीं बताया गया। चलिए, अब 10th वाले जैसे नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए भी चलिए देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सभी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके डीएनए में लोड होती है, ठीक। हम ये बोलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके डीएनए में ही होती है, कि डीएनए में सब है कि कैसे बनना है, क्या करना है, बॉडी कैसे बननी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लोड होती है, ठीक। अब डीएनए में इंफॉर्मेशन लोड है तो डीएनए आगे कैसे पास होगा, कैसे उसको पता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है। तो डीएनए पाया कहां जाएगा, डीएनए आपका पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां पाया जाएगा आपका, सेल में, ठीक। तो अगर एक हम सेल बनाते हैं और उस सेल में अगर हम न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक। अच्छा, डीएनए जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या नेट पे, वो डीएनए आपको कुछ ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपने डीएनए देखा होगा। अब ये जो डीएनए होता है ये एक पर्टिकुलर स्टेज का डीएनए होता है। डीएनए आपका ऐसा नहीं कि 24 घंटे डीएनए इसी फॉर्म में रहता है। जैसे हम अभी आप बैठ के देख रहे होंगे, खड़े होके भी देख रहे होंगे, चाहे जैसे देख रहे हो। अब ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, आप बैठ के देख रहे हैं तो इस समय आपके जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, उसकी न्यूक्लियस में डीएनए इस फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होता, डीएनए इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। 24 घंटे डीएनए की पर्टिकुलर स्टेज यही नहीं होती है। ये एक पर्टिकुलर स्टेज का फॉर्मेशन है कि हाँ ये शेप, ये स्ट्रक्चर तभी आएगा। डीएनए आपके बॉडी में जो 24 घंटे
फॉर्म में रहती है वो आपकी रहती है क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में, ठीक है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे आपका ऊन का गोला होता है, आप उसको खोल दीजिए, फिर आप उसको पैक कर दीजिए, तो वो जो ऊन का गोला होता है आप उसको जब खोलेंगे तो थ्रेड फॉर्म में निकलेगा। सेम वैसे ही डीएनए आपका किसी भी न्यूक्लियस में एक क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये क्रोमैटिन थ्रेड आगे चल के अपने आप को बाहर करता है और बोलते हैं कि इसको ये अपने आप को सुपर क्वाइलिंग करता है, ठीक है, मतलब अपने आप को ओपन करेगा, सुपर क्वाइल करेगा, सुपर क्वाइल करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज का स्ट्रक्चर गेन करता है। ऐसे आप लोगों ने शेप देखा होगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे समरी दे रहा हूं कि क्रोमैटिन थ्रेड डीएनए का एक पर्टिकुलर स्टेज होता है जो नॉर्मली मैक्सिमम कंडीशंस में वो या मैक्सिमम टाइम में वो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में ही रहता है। वो बाहर निकलता है, अपने आप को सुपर क्वाइल करता है, सुपर क्वाइल करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज गेन करता है या बोल सकते हैं शेप गेन करता है। ये जो शेप होती है इसी शेप को हम नाम क्रोमोसोम देते हैं। अब देखो, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन थ्रेड ही तो आपका डीएनए था भाई, क्रोमैटिन थ्रेड ही तो आपका डीएनए था भाई। वो जब नॉर्मल मैक्सिमम टाइम में वो आपका डीएनए क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में रहता है, पर्टिकुलर स्टेज आती है तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जब वो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, डीएनए का शेप ही ऐसे नहीं होता, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस शेप बदल दिए जाते हैं। अब जिन लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा उनको एक चीज क्लियर होगी कि जब मेल से स्पर्म और फीमेल से सेकेंडरी oocyte फ्यूज करता है तो एक पहला सिंगल सेल बनता है। उस सिंगल सेल का हम नाम क्या देते हैं? जैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक है, कि उस सिंगल सेल को हम क्या नाम देते हैं? सिंगल सेल को हम जाइगोट नाम देते हैं, ठीक। फिर यही जाइगोट आपका आगे चल के एम्ब्रायो बनता है, डिवीजन 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 64, मॉर्मोला ब्लास्टोला स्टेज आता है, एम्ब्रायो बनता है। फिर यही आपका फीटस बनता है, फिर यही आपका इन्फेंट बनता है, फिर आगे चल के यही इन्फेंट आपका बेबी डिलीवर होता है, मतलब हो गया तो चाइल्ड होता है, फिर यही चल के आपका एडल्ट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो रहा है भाई, जो जाइगोट था वही है, बच्चा वही है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के नाम चेंज कर दिए गए हैं। सेम वैसे ही डीएनए का जो ये पर्टिकुलर स्टेज है, ये पर्टिकुलर स्टेज का डीएनए है और क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर स्टेज का डीएनए होता है, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों ने पढ़ा था 11th में कि मेटाफेज एक स्टेज होती है जहां पर मेटाफेजियन प्लेट पर लाके वो अरेंज होता है, स्पिंडल फाइबर उसको अलग करता है, तो वो एक स्टेज होती है। वैसे ही ये जो शेप होता है एक पर्टिकुलर स्टेज होती है। मैक्सिमम टाइम में आपका डीएनए क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। फिर वो पर्टिकुलर स्टेज आती है तब आपको एक क्रोमोसोम वो वाला शेप दिखने को मिलता है, ये वाला शेप आपको देखने को मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कुछ है नहीं, क्रोमोसोम ही आपका डीएनए है, ये डीएनए ही क्रोमोसोम है, दोनों चीजें सेम होती हैं, बस पर्टिकुलर स्टेज पे उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक। तो डीएनए हो गया, क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये सारी चीजें सेम होती हैं, बस नाम उसका अलग अलग सिचुएशंस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपका ये एक सेल है और सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपका मैंने बना दिया क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड अपने आप को बाहर करेगा, ठीक है, एक अपने आप को खोलेगा, जिसको आपने आपकी भाषा में हम अगर बोले स्टार्टिंग से क्रोमैटिन थ्रेड ना बोले, अगर उसको हम बोले कि वो डीएनए ही है, तो आपका स्टार्टिंग से ही वो आपका डीएनए हो निकल गया, ठीक। अब ये डीएनए अपने आप को सुपर क्वाइल करेगा, ठीक है, ये सब उसकी इंफॉर्मेशन है, वो सब खुद करेगा। सुपर क्वाइल करता है तो अपने आप को वो ऐसे ऐसे राउंड करता है, अपने आप को सुपर क्वाइल करेगा तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसे लेती है, ठीक। अब इसका अगर हम एक प्रॉपर शेप बनाएं तो क्या आपको ये शेप नहीं दिख रही है? ये जो शेप होती है, इसी शेप को हम क्या नाम दे देते हैं? इसी शेप को हम क्रोमोसोम नाम दे देते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो ये कुछ चीजें हैं यहां पर, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सही नहीं बना, ये देखिए, चलिए
देखिए ये आपका स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है और यहाँ लास्ट टर्मिनल जो पोर्शन होता है। देखो 10th में ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो आप बहुत चिंता मत करिए, आपको अगले साल पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप बस ऐसे नॉलेज ले लीजिए कि इस पोर्शन को हम बोलते हैं टीलोमियर। ये जो लास्ट का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। ठीक, तो ये जो अपर स्टार्टिंग और लोअर स्टार्टिंग है इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। ठीक, उसके बाद ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं आर्म। और ठीक ऐसे ही यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम बोलते हैं आर्म। ठीक, अब अगर आप दोनों आर्म को मिला दें तो दोनों आर्म को मिला के हम बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक, दोनों आर्म को अगर हम मिला दें तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक, अब एक आर्म ये, एक आर्म ये, दोनों आर्म को जोड़ने के लिए यहां पर एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। क्या नाम होता है? काइनेटोकोर। दोनों आर्म को ज्वाइन करने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर नाम देते हैं। ठीक, अब जब ये ज्वाइन करते हैं तो इसके चारों तरफ एक डॉटेड सर्कल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, काइनेटोकोर के चारों तरफ एक डॉटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, इनफे स्मॉल इंफॉर्मेशन थी तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपका एक सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड मतलब आपका वही डीएनए है, डीएनए अपने आप को बाहर निकालेगा, सुपर कॉइल करेगा, सुपर कॉइल करने का एक पर्टिकुलर शेप लेता है, वो शेप आपकी ये रही। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड करें तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। सेंटर से अपर पोर्शन आर्म, सेंटर से नीचे पोर्शन आर्म, दोनों आर्म को मिला के हम क्रोमैटिड बोलते हैं। जो बीच इन दोनों आर्म को जोड़ने का काम होता है वो काइनेटोकोर करता है। काइनेटोकोर को प्रोटेक्ट करने का या इस प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने का किनारे ले एक कवरिंग होती है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठते हैं आपके, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपसे किसी ने, टीचर्स ने कहा ड्रॉ क्रोमैटिड, ड्रॉ वन क्रोमैटिड, तो आप एक क्रोमैटिड मतलब, एक क्रोमैटिड का मतलब उसमें कितने आर्म होने चाहिए? 2 आर्म होने चाहिए। यानी अगर आपसे किसी ने कहा कि 1 क्रोमैटिड इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्म, तो आप बोलेंगे 2 आर्म। ठीक, तो ये एक क्रोमैटिड। किसी ने कहा कि आप 2 क्रोमैटिड ड्रॉ करिए, तो 2 क्रोमैटिड में आपके पास कितने आर्म होने चाहिए? 4 आर्म होने चाहिए। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो सेंटर से ये इतना पोर्शन आर्म और ये इतना पोर्शन, 2 आर्म ऊपर 2 आर्म नीचे, तो पूरा एक क्रोमैटिड और ये एक दूसरा क्रोमैटिड। तो ये आपका पूरा बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास टोटल 2 क्रोमैटिड है। ठीक, ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर स्टेज का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब आपका क्रोमैटिड, 2 आर्म होते हैं तो अब उसी को आप क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे एक क्रोमैटिड में 2 आर्म, 2 क्रोमैटिड में आपका 4 आर्म। ठीक, तो ये चीजें आप क्लियर रखिए इसको। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक, अब जब हमने इस क्रोमैटिड को या क्रोमोसोम को फिर से स्टडी किया, ध्यान से स्टडी किया, तो हमने देखा कि ये क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम था आपका, एक इसके ऊपर कुछ चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक अलग से चीजें पाई जा रही हैं जिसको हमने नाम दिया जीन। ठीक है, और ये जो जीन थी ये इस क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज थी। कैसे अरेंज थी? लीनियरली। ठीक है, कैसे अरेंज थी? लीनियरली। मतलब लीनियरली का मतलब एक के बाद एक, लाइन टू लाइन अरेंज थी। अब जीन क्या होता है, क्रोमोसोम पर क्यों पाया जाता है? ठीक है, जैसे आपके बॉडी में जो आपके कैरेक्टर हैं कि हमको लंबा होना है, ये कहां पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा। किसी को छोटा होना है, मान लो किसी की हाइट छोटी हो, तो वो छोटा क्यों रह गया? बोलते हैं ना कि उसके जीन में ही था छोटा होना। और जैसे कहते हैं ना कि इसके जीन में ही गद्दारी करना था, उसके खून में ही गद्दारी करना था। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो इन सब का जो कारण होता है वो अगर एक शॉर्ट दिमाग में आता है तो बोलते हैं कि वो काला इसलिए क्योंकि वो उसके डीएनए में रहा होगा, वो गोरा इसलिए क्योंकि उसके डीएनए में रहा होगा,
वो छोटा इसलिए कि उसके डीएनए में रहा होगा। तो डीएनए में कहना क्या चाह रहे हैं, अब जरा ध्यान से रिलेट करो। डीएनए मतलब क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड ही होता है। क्रोमैटिन थ्रेड एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके आपका क्रोमैटिड बनता है, वही क्रोमैटिड आपका आगे चल के क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा ये एक सिंगल क्रोमैटिड है, अभी यहां अगर एक ऐसे और बना दो तो इसी का नाम कर दिया जाता है क्रोमोसोम। जैसे ये आपका एक क्रोमैटिड, ये आपका दूसरा क्रोमैटिड, लेकिन जब दो क्रोमैटिड आपस में साथ होते हैं तो इन्हीं को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे सिंगल को भी क्रोमोसोम बोल सकते हो और डबल को भी क्रोमोसोम बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं बोलते हैं कि डीएनए में होता है। डीएनए आपका क्रोमैटिन थ्रेड मतलब क्रोमैटिड का मतलब क्रोमोसोम, इसका मतलब वो कैरेक्टर आपके क्रोमोसोम पर ही है। हाइट छोटी होना क्रोमोसोम पर ही है, हाइट बड़ी होना क्रोमोसोम पर ही है। तो क्रोमोसोम पर आपका कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जीन। अब जीन क्या होता है, जैसे मान लो ये पेन आपका एक क्रोमैटिड है या क्रोमोसोम है, ठीक। इसके कुछ जगहों पर जैसे ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया, जैसे एक ये जो मान लो जैसे मैं ब्लैक वाला मार्कर लगाया, तो ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, ठीक है, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है मार्कर, ये तो पूरा क्रोमैटिड हो गया और ये आपका एक जीन हो गया। अब ये ब्लैक वाला मार्कर किसी बच्चे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी हाइट लंबी होगी, तो पूरा तो क्रोमैटिड है, लेकिन इस क्रोमैटिड का एक पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रोमैटिड का या डीएनए का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट पार्ट इज नोन एज जीन। मतलब अगर आप जीन को डिफाइन करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि क्रोमैटिड का फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for any character। डीएनए का या क्रोमोसोम का, जैसे ये क्रोमोसोम था, ये आपका डीएनए था, इसका एक यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जीन रखा और ये आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो पूरे डीएनए का पूरे क्रोमोसोम का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस हो रहा होगा, सिर्फ वही पार्ट आपका जीन कहलाता है। अब देखो इतना बड़ा है तो पूरा जीन नहीं कहलाएगा, ये जो इतना पार्ट है, सिर्फ ये यहां जो इतना पार्ट है, इतना यहां इतना, ये आपका एक जीन कहलाएगा। तो क्रोमोसोम या डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक। अब अगर ध्यान दो, जीन किसके ऊपर बैठ के आ रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर। तो हम ये बोल सकते हैं, और जीन एक कैरेक्टर को लेके आ रहा है ना, कैरेक्टर को लेके आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम को व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, ये नहीं बोल सकते हैं। आप खुद सोचो, क्या हम क्रोमोसोम को व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बोल सकते हैं? भाई क्रोमोसोम पर ही आपका जीन ही होता है आपका कैरेक्टर। क्रोमोसोम जब मदर फादर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा तो साथ में जीन भी चला जाएगा, मतलब ये भी ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे के अंदर। तो एक इनहेरिटेंस ट्रांसफर का काम किया कि नहीं किया? भाई ये बात क्लियर है ना कि माता पिता से बच्चे के अंदर कैरेक्टर डीएनए ही ले जाता है, क्रोमोसोम ही लेकर जाएगा। अब क्रोमोसोम जाएगा तो साथ में उसका जीन भी जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाया जा रहा है। तो जीन जाएगा मतलब क्रोमोसोम जाएगा, या क्रोमोसोम जाएगा तो जीन जाएगा, जीन जाएगा तो कैरेक्टर साथ में लेके जाएगा, मतलब ट्रांसफर करेगा ही करेगा। तो जीन को या कैरेक्टर को लाने की जिम्मेदारी भाई क्रोमोसोम की ही तो थी। तो इसीलिए क्रोमोसोम को हम व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक नॉर्मल है कि क्रोमोसोम जो शब्द था, ये जो क्रोमोसोम आप तब से लिख रहे हैं, कहा गया ठीक है, ये जो आप क्रोमोसोम, ये जो आप शब्द लिख रहे हैं, इसको दिया था वॉल्डेयर ने, ठीक है। तो चीजें इंफॉर्मेटिव है, लिख लीजिए इसको। क्रोमोसोम जो शब्द था वो वॉल्डेयर ने दिया था, और क्रोमोसोम को डिफाइन या बोल सकते हैं डिस्कवर, ठीक है, ये तो टर्म दिए थे, वॉल्डेयर ने टर्म दिया था, और इसको डिस्कवर ऑफ मिंस्टर ने किया था। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिस्कवर हॉफमिंस्टर ने किया था, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, आई थिंक मुझे समझ में आपको आ गया होगा। क्रोमोसोम, क्रोमैटिड,
क्रोमैटिड क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, एक ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया कि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि डीएनए ही आपका क्रोमोसोम होता है, वही आपका क्रोमैटिड होता है। एक पर्टिकुलर स्टेज में नाम चेंज कर दिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सभी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके डीएनए में होती है। डीएनए बोले तो क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर आपका होता है जीन, वही जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर वही जीन आपका एक्चुअली पूरे क्रोमोसोम से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ जीन से मतलब होता है। जैसे हम बाजार से पैकेट खरीद के लाते हैं कोई चीज़, तो हमको पैकेट से मतलब नहीं होता है, हमको उसके अंदर का मटेरियल का मतलब होता है। लेकिन मटेरियल बिना पैकेट के तो मिलने से रहा, तो आपको अगर चाहिए तो पैकेट लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको कैरेक्टर चाहिए, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, तो भाई क्रोमोसोम तो चाहिए साथ में, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जीन है। तो इन शॉर्ट आपका जो पूरा कैरेक्टर होता है वो बोल देते हैं कि क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इनडायरेक्टली क्रोमोसोम नहीं, उसके ऊपर जो पाया जाता है जीन वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। बाकी कुछ जीन क्या होता है, किसी भी क्रोमोसोम का एक फंक्शनल पार्ट होता है जो किसी कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम जो टर्म है वो वाल्डेयर ने दिया था, क्रोमोसोम डिस्कवर हॉफमिंस्टर ने किया था। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा इनको। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको एक एक करके दो तीन आपको एक वीडियो बताते जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग वीडियो था। बहुत से बच्चों ने कहा था कि बना दीजिए सर, प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग वीडियो था कि बच्चे ये रिलैक्स हो जाएं कि वीडियो अब आएगी, टाइम पर ही आएगी। ठीक है, हाँ 1-2 दिन का डिले होगा लेकिन टाइम पर वीडियो आ जाएगी। तो अब जो भी पढ़ाया जाए उसको आप पढ़िए, नोट करिए, एक कॉपी बना के उसमें अपना नोट करिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा और उम्मीद करते हैं जो समझ में आया होगा, जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो डाउट रखिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट में मैसेज करिए, समय मिलेगा तो आपको उसका जवाब दे देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में उस क्वेश्चंस का आंसर मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि किसका क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप पूछिए। बाकी उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया समझ में आया, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।